रेड ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे रेड एंड क्लासेस में। मैं सेकेंड चैप्टर पढ़ा रही थी। अब इसके आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको पढ़ाती हूँ। पादप जगत का वर्गीकरण था जो मैं पढ़ा रही थी। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। 37 तक पढ़ा चुकी थी, 38 से आगे बढ़ते हैं। 38 है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका होगा लैक्टोबैसिलस। आगे है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो इसका होगा राइजोबियम। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? राइजोबियम। आगे है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? मतलब वायरस। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इसका है इवानोवस्की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विषाणु माने जाते हैं। विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है जिसको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 42 के नंबर की ओर। 42 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? एंजाइम जो वो नहीं होते, शैवाल, विषाणु, लाइकेन, जीवाणु, किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो वो है आपका विषाणु। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। TMW शब्द संबंधित है किससे? TMW जो है वो किससे संबंधित है आप लोगों को? विषाणुओं से। TMW। आगे है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये आपको विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ये हाइड्रोफोबिया कहलाता है, जो कि विषाणु से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने? चेचक के लिए किसने किया था विकास? ये आपको हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, तो आपको इसमें हो जाएगा चेचक का टीका, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु जो है वो वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। आगे है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए निर्जीव माने जाते हैं विषाणु। विषाणु जो है निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। 50 है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? तो विषाणुओं में। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 के और। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण एड्स हो जाता है। आगे 52 की ओर बढ़ते हैं। HIV जो है, HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स, जो कि लिम्फोसाइट की कमी के कारण होता है। T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण होता है। 53 की ओर बढ़ते हैं। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिकी पदार्थ क्या है? एक स्ट्रैंडेड RNA। एक स्ट्रैंडेड RNA इसका आनुवंशिक पदार्थ है एड्स का। आगे बढ़ते हैं 54 की ओर। एड्स का कारण है वायरस। एड्स का कारण क्या है? वायरस। 55 की ओर बढ़ते हैं। इबोला क्या है? ये जो इबोला है ये भी वायरस होता है। एड्स फैलता है किससे? आप लोग को शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है?
इसका हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। सार्स क्या है? SARS, सार्स SARS जो है वो आप लोग को क्या है? सार्स विषाणु जनित रोग होता है सार्स। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं 60 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? जंतुओं में होने वाली विषाणु के कारण होता है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? मोजेक रोग कारक तत्व क्या है? विषाणु। 63 की ओर बढ़ते हैं। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन? एल्गोलॉजी शैवाल का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं 64 की ओर। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये होगा सेल्यूलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। 65 है हाइड्रा की श्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा। इसका हो जाएगा यूक्लोरेला। आगे है सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है किससे? सरगासो समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा है। आगे है गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आयोडीन। आगे किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। आगे है केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो है आपको समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। 70 निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित आपको शैवाल है। 71 है निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? इसका है सभी। राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला और यहाँ पे सभी है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं 72 की ओर। 72 का क्वेश्चन है अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? चलिए इसका क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला। आगे आइए। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण होता है। एगार किससे तैयार होता है? एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से। आगे वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के तो फंजाई होता है। 76 का है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? कवकों द्वारा रिजर्व जो कि हमेशा संचित रहता है वो भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? कवकों द्वारा वो है ग्लाइकोजेन के रूप में। किसके रूप में? तो वो है आपको ग्लाइकोजेन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं। कवक जो है वो सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। 79 में है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। माइकोराइजा सहजीवी संबंध जो होता है वो कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच इसका संबंध होता है। आगे आइए 80 नंबर में। 80 नंबर का क्वेश्चन है वृक्षों की छालों बार्क्स पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं?
वृक्षों की छालों, इसको क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक आपको कोप्रोफिलस कहलाते हैं। कोप्रोफिलस, गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं। 82 में आइए, इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो इसका होगा कवक। कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। आगे आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का जो है लेट ब्लाइट किस पे मतलब उत्पन्न होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। का नाम थोड़ा लंबा है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। आगे बढ़ते, डबल रोटी के निर्माण में आने वाला कवक क्या कहलाता है? डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक क्या कहलाता है? इसका होगा सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक। पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? ये आपको हो जाएगा कवक है। आगे है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे है अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट जो है वो होता है क्लेवीसेप्स के द्वारा। क्लेवीसेप्स के द्वारा अर्गोट प्राप्त होता है। आगे है 88 का। 88 में है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। 89 में है इष्ट में कायिक जनन होता है। इष्ट में जो है कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। आगे है जब गेहूं के गुथे हुए आटे में इष्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। क्यों? जब गेहूं के आटे में इष्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। ये पूछ रहा है क्यों जाती है? तो CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? कौन सा जो है इसमें खाने योग्य कवक है? तो एगेरिकस। एगेरिकस जो है खाने युक्त कवक है। आगे बढ़ते हैं 92 की ओर। LSD किससे प्राप्त होता है? LSD कवक से प्राप्त होता है। LSD। आगे है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम तो ये है स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्ट्रेप्टोमाइसीज से उत्पन्न होता है स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। आगे बढ़ते हैं 94 की ओर। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो इसका है वाक्समैन। वाक्समैन जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन को अलग किया था। आगे है 95 का। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का डिजीज जो है वो किसमें होता है? इसका होगा मूंगफली में टिक्का रोग होता है। छोटा छोटा दाना हो जाता है मूंगफली में, उसी को टिक्का रोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 96। 96 में क्या है? गन्ने में लाल सड़न रोग। गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रोट डिजीज किसके द्वारा होता है? रेड रोट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गन्ने में। तो यह कवक के द्वारा। आगे समान खाद छत्रक क्या होता है? समान खाद छत्रक जो है क्या होता है? कस कर ठसाठस भरे कवक जाल होता है समान खाद छत्रक। मशरूम क्या है? मशरूम जो है जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? वो कवक है। आगे है प्रथम युक्त
प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो यह है पेनिसिलिन। आगे एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। माइकोराइजा। 102 में आते हैं। इसका है एफ्लाविस किससे बनता है? एफ्लाविस ये कवक के द्वारा बनता है। इसके बाद है एस्परजिलस का उपयोग किससे के बनाने में होता है? एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनीर। पनीर बनाने में एस्परजिलस का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है? लाइकेन तो ये शैवाल और कवक का होता है। आगे है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? SO2 का सर्वोत्तम सूचक है। इसका हो जाएगा लाइकेन। SO2 का जो है लाइकेन है। आगे है लिटमस किससे निकाला जाता है? ये तो जानते हैं लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन में जो कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध होता है वो क्या कहलाता है? तो हेलोटिज्म कहलाता है। हेलोटिज्म। आगे है पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पैरों की छाल पर उगने वाले को कार्टिकोलस कहा जाता है। आगे है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तर पर इसको कहते हैं सेक्सिकोलस। चट्टानी स्तर पर। आगे है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में जो है लाइकेन को लोग खाता भी है सब्जी के रूप में। तो किस लाइकेन को? तो इंडोकार्पन लाइकेन को। इंडोकार्पन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया जाता है जापान में। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि एपिलेप्सी की औषधि किससे प्राप्त होती है? किस लाइकेन से? मिर्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परमेलिया। परमेलिया से जो होता है ये उत्पन्न होता है। 112 में आइए। इसका वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर मतलब उभयचर कहते हैं? जल स्थलचर उभयचर कहते हैं। इसका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। आगे जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास जो है पाया जाता है किसमें? तो ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में। आगे है ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है। ब्रायोफाइट्स में क्या सम्मिलित है? लीवरवर्ट एवं मॉस। लीवरवर्ट एवं मॉस ब्रायोफाइट में सम्मिलित है। आगे बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? बीजों की प्रकृति जो है वो किसमें उत्पन्न हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में बीजों की जो प्रकृति है उत्पन्न हुई है। आगे 116 नंबर पे आ जाते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या कहलाता है? जलीय फर्न एजोला। आगे है पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? क्या है? पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए मतलब ले जो हम लोग अपने टेबल पे किसी चीज पे रखते हैं सजावट के लिए रखते हैं। इसमें से जो सजावट के लिए रखा जाता है वो है आपको सीलेजिनेला। सीलेजिनेला। 117 का हो गया। आगे हम लोग 118 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? बीजाणु जो दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का बीजाणु दवा के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे 119 पे आते हैं। इसका निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका है एजोला।
आगे है 120 का, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में। इसके बाद है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? बीज जो है पौधे पर लगे रहते हैं, छोटे छोटे रूप में रहते हैं और वो पौधे पे लगे रहते हैं। ये है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। आगे है संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? संसार का सबसे लंबा पौधा जो वो भी जिम्नोस्पर्म से। आगे आते हैं जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। आगे है कोरेलाइट, कोरेलाइट जड़ें किसमें पाई जाती है? कोरेलाइट जड़ें जो है वो किसमें पाई जाती है? तो साइकस में, साइकस में कोरेलाइट जड़ें पाई जाती है। 125 का सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो साइकस में होता है सबसे बड़ा बीजांड। आगे है चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। आगे है साबूदाना, सैगो किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो हम लोग खाते हैं खीर वगैरह से बना के, वो किससे बनाया जाता है? तो साइकस से ही वो बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? दमा होता है या फिर खांसी होता है, उसमें जो काम आने वाली औषधि होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो ये है इफेड्रा, इफेड्रा से। आगे विषाणु, वायरस क्या है? विषाणु जो है वो क्या है? अकोशिकीय है, अकोशीय है, अकोशीय विषाणु। आगे बढ़ते 130 की ओर। विषाणु वायरस पर प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषाणुओं पर प्रतिजैविक दवाओं के रूप में। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट है वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व है किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया अंतः क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे है इसका एंटीबायोटिक्स लेने से विषाणु संक्रमण का उपचार होता है। फिर है वायरस उपापचयी पथों से युक्त नहीं होते जिन पर प्रतिजीवाणु कार्य कर सकते हैं जबकि बैक्टीरिया में इस तरह के पथ होते हैं। आगे है प्रतिजीवाणुओं के प्रति वायरस प्रतिरोधी होते हैं, ये तो नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा? चलिए इसको पढ़ते हैं फिर से। वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व है, अजीवित है निर्जीव अस्तित्व, अजीवित है तो निर्जीव ही होगा, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया कर सकते हैं। ये जीवाणु निर्जीव होने के बाद भी ये जो है पारस्परिक क्रिया कर सकते हैं प्रतिजीवाणुओं के साथ। आगे है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तेल प्रदूषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति, जीवाणु विकृति है। आगे निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन प्रदूषण संकेतक पौधा है, लाइकेन। आगे निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला, जैविक खाद के रूप में। चलिए आगे बढ़ते 134 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? कौन सा जैविक जो है नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। 135 की ओर बढ़ते हैं। पादप जगत में निम्नलिखित वैशिष्ट्यों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? पादप जगत में इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को शैवाल। चलिए हम लोग 136 की ओर बढ़ते हैं जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसका है निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? विभेदित कार्य नहीं होता है, पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? इसका आंसर है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में जो विभेदित कार्य नहीं होता है। इसी के साथ आप लोगों का सेकेंड चैप्टर क्लियर हुआ। अब मैं इसके आगे आप लोगों को पादप आकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगी। शेयर चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ